हेलो एवरीवन। आज अपना टॉपिक है आवेशित चालक की सतह पर बल। तो आवेशित चालक की सतह पर बल जो टॉपिक है, इससे पहले अपन ने कर लिया था गाउस का नियम। गाउस के नियम की एप्लीकेशंस में अपने आ गया था एक लीनियर चार्ज के कारण और आवेशित परत के कारण। उसके बाद में अपन ने बात कर ली थी गोले के लिए। तो गोले में अपने पास में खोखले, ठोस, चालक, कुचालक करके चार केसेज आए थे, जिनमें से 3 पर्टिकुलर सेम चल रहे थे। केवल एक कुचालक ठोस का मामला थोड़ा अलग चल रहा था। तो अभी अपन ले रहे हैं आवेशित चालक की सतह पर बल। इसके लिए देखो अपन एक कंसेप्ट तैयार कर लेते हैं कि भी आवेशित चालक की सतह पर बल लगता कैसे है, क्यों लगता है। तो मान लीजिए एक कोई आवेशित चालक अपन इस तरीके से ले लेते हैं। अब इसको अपन आवेशित मान लेते हैं, कोई धनावेशित। आवेश चालक की सतह पर बल के बारे में अपन बात करते हैं। तो पहली बात तो ये आवेशित होने के कारण बल कैसे लगता है, तो इसको अपन समझते हैं। मान लीजिए ये चालक की जो सतह है वो कई अल्पांशों से मिलकर बनी है, और इन अल्पांशों में से जितने भी अपन अल्पांश की बात कर रहे हैं, ये जैसे मान लीजिए एक आपने यहाँ पे अल्पांश मान लिया, ये कोई इतना सा सेगमेंट आपने एक अल्पांश के रूप में मान लिया, ये सेगमेंट। तो इसको मैं नाम दे देता हूँ कोई AB, और बाकी हो गया आपका ACB। इस तरीके से अपने बुक में आपको मिलेगा। तो आवेशित चालक की सतह पर बल का एक बार कंसेप्ट मैं समझा देता हूँ। देखो, आवेशित चालक की सतह पर अपन कहेंगे आवेश मौजूद है, और ये तो है नहीं कि प्लस माइनस ऐसे होगा, या तो टोटल प्लस होगा या टोटल माइनस होगा। यानी एक तरह से देखें तो प्रत्येक अल्पांश सजातीय आवेश से आवेशित है। प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। तो किसी भी कंडीशन में आकर्षण नहीं होगा, क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। तो प्रत्येक अल्पांश अन्य अल्पांश के आवेश के कारण क्या अनुभव करेगा? प्रतिकर्षण अनुभव करेगा। और यही प्रतिकर्षण नेट रूप में अगर अपन बात करते हैं, जैसे किसी एक अल्पांश पर अदर जितने भी अल्पांश हैं उन सब के कारण जो प्रतिकर्षण लगेगा, बहुत सारे प्रतिकर्षण लगेंगे। प्रत्येक अल्पांश उस अल्पांश पे क्या लगाएगा? जैसे ये अल्पांश है, इस पर बाकी सारे अल्पांश क्या लगाएंगे? प्रतिकर्षण लगाएंगे। और इन्हीं प्रतिकर्षणों बलों का सदिश योग यदि अपन करें तो अपने पास में आवेशित चालक की सतह पर उस अल्पांश के लिए पर्टिकुलरली नेट बल आ जाता है, जो किस तरफ लगेगा? बाहर की तरफ लगेगा, चाहे प्लस है चाहे माइनस है। तो ये थोड़ा सा अपन ध्यान रखेंगे। अभी फॉर एग्जांपल अपन इसमें कैसा ले रहे हैं? इसको धनावेशित ले रहे हैं। अब इसमें अपन ने एक अल्पांश मान लिया AB। अपन यहाँ पे ज्ञात कर रहे हैं कि बल कितना लगेगा, और साथ ही अपन ये भी ज्ञात करेंगे कि दाब कितना लगेगा। दाब के लिए कुछ खास नहीं है, आप ये समझ लीजिए प्रति एकांक क्षेत्रफल के लिए जब आप बल की बात करेंगे तो वही क्या हो जाएगा? दाब हो जाएगा। तो अभी फ़िलहाल अपन जैसे बात करें बल की, तो उसके लिए मैं ये करता हूँ, यहाँ पे एक इंटीरियर और एक एक्सटीरियरली मैं 2 पॉइंट मान लेता हूँ। कोई मान लीजिए इंटीरियरली मैंने मान लिया कोई पॉइंट P2, और एक्सटीरियरली अपन ने मान लिया कोई P1। तो पॉइंट अपन बात कर रहे थे, इंटीरियरली अपन ने माना P2 और एक्सटीरियरली अपन ने ले लिया P1। अब इन पर अपन बात करते हैं इस अल्पांश AB के कारण और शेष बचे ACB के कारण कितना विद्युत क्षेत्र लगता है। तो जैसे मैंने बात करी AB के कारण, तो AB प्लस है तो इस पॉइंट पे बाहर की तरफ क्या लगेगा? विद्युत क्षेत्र लगेगा। तो इसको मैंने मान लिया E1 जो AB के कारण है, और ACB के कारण है उसको मैं E2 मान लेता हूँ। तो ACB भी प्लस है तो इसके कारण भी किधर लगेगा? बाहर की तरफ ही लगेगा। तो ये हो गया E2। अब बात करते हैं पॉइंट P2 की। तो पॉइंट P2 पर मैं ये कह रहा हूँ AB के कारण बाहर की तरफ, इसके कारण बाहर की तरफ इधर आ जाएगा E1, लेकिन इसके कारण जो बाहर की तरफ है वो इस तरफ आ जाएगा। इस प्लस के कारण बाहर की तरफ, इस प्लस के कारण बाहर की तरफ। तो ये हो जाते हैं आपके E1 E2 करके विद्युत क्षेत्र। अब इसका रिजल्टेंट अपन मान लेते हैं कोई EP1 और इसका रिजल्टेंट EP2। तो रिजल्टेंट की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, देखो EP1 इज इक्वल्स एंड EP2 इज इक्वल्स, EP1 अपने आ रहा है E1 प्लस E2,
एक ही डायरेक्शन में, इसलिए इसमें विपरीत डायरेक्शन में, इसलिए E1 माइनस E2 या E2 माइनस E1 कुछ भी आप कह सकोगे। अब अपन ये कहते हैं कि किसी भी चालक सतह के भीतर विद्युत क्षेत्र 0 होता है। किसी भी चालक सतह के भीतर विद्युत क्षेत्र या चालक कोश के भीतर विद्युत क्षेत्र 0 होता है, इसलिए EP2 हो जाएगा 0। तो EP2 के लिए अपन काम में ले रहे हैं 0। तो इससे अपन कह रहे हैं ये आ रहा है E1 इक्वल्स E2। और यहाँ अपन बात करें किसी चालक सतह, जैसे अपने पीछे ये किया भी था, आवेशित, जैसे अपन ने कहा था आवेशित परिमित चालक सतह के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र, एक अपन ने किया था कुचालक और एक चालक के कारण, जिसमें अपने सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट की बात करी थी। तो उससे अपन कह सकते हैं कि चालक सतह के कारण बिंदु P1 पर जो आपका विद्युत क्षेत्र आएगा पीछे वाले कंसेप्ट से, वो EP1 जो है वो आ रहा है आपके कितना, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा हो गया आवेश घनत्व, सिग्मा क्या है, आवेश घनत्व। तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट हो जाएगी निर्वात की विद्युतशीलता, जो बराबर पड़ रहा है E1 प्लस E2 के। तो ये चीज़ अगर अपन इसमें काम में लें तो E1 बराबर E2 का मतलब क्या हो गया, तो इन दो समीकरण से, इसको जैसे समीकरण आपने 2 नाम दे दिया, इसको आपने 1 नाम दे दिया, तो अपन कह सकते हैं समीकरण 1 और 2 से E1 बराबर E2 बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि जब E1 E2 बराबर है तो या तो ये 2 E1 होगा या 2 E2 होगा, तो 2 को उधर लोगे तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा कि E1 E2 बराबर है, और E1 प्लस E2 इसको सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो जाहिर सी बात है E1 बराबर E2 बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट निकल के आ जाता है अपने पास। तो एक बार का वापस इसको अपन कंक्लूजनली मैं लिख लेता हूँ ताकि आगे यूज कर सकें इसको। देखिए अपने पास रिजल्ट आया E1 इक्वल्स E2 इक्वल्स सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये तो हमने E1 E2 ज्ञात कर लिया, विद्युत क्षेत्र ज्ञात कर लिया। अब अपने को बल की बात करनी है। तो बल की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो अपने को कहना पड़ेगा, जैसे अपने पीछे कंसेप्ट आया था F E इजिकल्स F अपॉन Q वाला, तो F इजिकल्स क्या आया भाई, E इंटू Q। यही कंसेप्ट अपन यहाँ पे यूज कर रहे हैं कि अल्पांश पर बल शेष के कारण, अल्पांश, देखो इस अल्पांश पे मैं आवेश टोटल मान लिया मैंने Q, तो इस अल्पांश पे मैंने मान लिया dQ चार्ज है। अल्पांश पे कितना चार्ज, dQ चार्ज। अल्पांश AB पर बल, अल्प बल होगा DF बराबर, अब देखो बल बराबर होगा विद्युत क्षेत्र इंटू आवेश। अब विद्युत क्षेत्र किसका, इस अल्पांश पर जो लगा रहा है ACB, तो उसका विद्युत क्षेत्र हो जाएगा E2। और किस पर लग रहा है, DQ पर लग रहा है, तो आ गया DQ। हालांकि इसमें यहाँ पे E1 भी लिखो तो भी रिजल्ट में फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कंसेप्ट वाइज ये गलत हो जाएगा, तो वो अपने को नहीं करना है। देखो फील कौन कर रहा है, DQ कर रहा है, और किसके कारण, E2 के कारण, जैसा मैंने पीछे कंसेप्ट में बताया था बिल्कुल उसी तरीके से। तो DF बराबर E2 DQ। अब यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं अपन, DF इजिकल्स E2 हो चाहे E1 हो, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट कहा जाएगा इस समीकरण से। जैसे ऊपर अपने 1 2 दिया था, इसको 3 दे दो, और यहाँ लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 3। सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट DQ करके अपने पास ये आ जाता है। अब ये तो हुआ अल्प बल DF। अपने को ज्ञात करना है नेट बल, टोटल बल, तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, इंटेग्रल यूज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो इंटेग्रल अपन किस तरीके से करने वाले हैं वो भी अभी अपन देख लेंगे,
लेकिन उससे पहले देखो आप इनमें वैल्यूज जो अपन काम में ले रहे हैं, जैसे सिग्मा ये क्या है, एप्सिलॉन नॉट ये क्या है सिग्मा की, तो वैसे वैल्यू आपको न्यूमेरिकल वाइज दे दी जाएगी। एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू अपने को पता होनी चाहिए। 8.854 × 10⁻12 करके अपन ने बताया था। अब देखिए ये तो अपने पास में अल्प बल DF आ चुका, यहाँ तक मेरे हिसाब से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। रिपीट कर देता हूँ फिर मैं आगे बढ़ूँगा। सबसे पहले हमने क्या बात की थी कि E1 + E2 बराबर EP1, जो कितना है यहाँ से E1 + E2 EP1। बाहर हमने कहा था क्या भाई, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट बात कर ली थी, और एक तरफ हमने बात कर ली E1 - E2 बराबर EP2 बराबर 0, चालक के भीतर आवेश 0। तो इन दो समीकरणों से अपन ने ये रिजल्ट निकाल लिया था। तो इससे अपन ने कह दिया इम्प्लाइज E1 = E2, ठीक है भाई। और फिर इसमें अपन ने ये वाली समीकरण यूज़ कर ली थी, जैसे मैंने इसको 1 दे दिया, इसको 2 दे दिया, तो कह सकता हूँ समीकरण 1 और 2 से। उसके बाद अपने पास सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आ गया। फिर मैंने कहा इस अल्पांश जिस पर DQ आवेश है उस पर ACB के कारण बल कितना होगा, तो बल भी हमने बता दिया। बल कितना आ रहा है, बल हो गया DF = विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र कौन सा, इस अल्पांश का नहीं, बाकी जिसके कारण ये बल अनुभव करता है। और कौन बल अनुभव कर रहा है, DQ अनुभव कर रहा है, तो E2 × DQ। सपोज दैट अगर अपन इसके लिए बात करते तो E1 और इस शेष का चार्ज आ जाता। तो ये अपने कंसेप्ट यहाँ तक का कंप्लीट हो जाता है। किसी को भी डाउट हो तो आप कमेंट में लिख के बता सकते हैं। अब देखो अपन यहाँ पे DQ की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो DQ की वैल्यू आप सिग्मा की डेफिनेशन से निकाल सकते हैं। सिग्मा क्या है, किंतु सिग्मा = DQ/, DS कह दीजिए बोलिए आप। सिग्मा वैसे अपन ने बताया था Q/A या Q/S करके, तो वही चल रहा है अपने DQ/DS। तो DF बराबर, इससे DQ आ जाएगा सिग्मा DS, तो ये आ जाएगा σ² अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट DS। यहीं से अपन ने बात करी थी, DQ = सिग्मा DS। तो अगर आपको दाब ज्ञात करना है तो DS को उधर ले लो, DF/DS दाब आ जाएगा। और अगर आपको बल ज्ञात करना है तो समाकलन कर दीजिए। तो अगर मैं DF से F ज्ञात करना चाह रहा हूँ, जैसे कि मैंने ये कहा, तो संपूर्ण पृष्ठ पर बल, संपूर्ण पृष्ठ पर बल आ जाएगा आपके F, इधर लिख देते हैं, F = इंटेग्रल ऑफ σ² एप्सिलॉन नॉट DS। और अगर आपको दाब ज्ञात करना है एवं दाब के लिए P बराबर, तो कहेंगे DF/DS = σ² एप्सिलॉन नॉट, यानी दाब आ गया σ² एप्सिलॉन नॉट करके। अब यहाँ अपन इसको एक रूप में और भी लिख सकते हैं, जैसे आपने सिग्मा है, इसमें आपने ये कह दिया EP = सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इससे जैसे मैंने सिग्मा निकाल लिया, सिग्मा = एप्सिलॉन नॉट EP। तो ये वैल्यू अगर अपन यूज करते हैं तो यहाँ आ जाएगा P = σ² यानी एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर EP² अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये कैंसिल हो जाता है। तो P = हाफ एप्सिलॉन नॉट, हाफ ये 1/2 वाला, और E² या EP² कह सकते हैं। तो ये अपने पास में दाब की एक और इक्वेशन आ जाती है। तो ये अपने कंप्लीट होता है आवेशित चालक की सतह पर बल। ध्यान में आ गया होगा। यहाँ से अपन ने सिग्मा की वैल्यू निकाल ली थी, ये यहाँ तक मैं बता चुका था, अभी रिपीट करके। सिग्मा = अपन कह रहे हैं
ds, then dq is equal sigma ds and sigma square अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ds। ये कैसे आ गया, ये अपने सिग्मा ds यहाँ पे यूज कर लिया, एक सिग्मा पहले से ही था तो सिग्मा ds से हो गया सिग्मा स्क्वायर ds अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो संपूर्ण पृष्ठ के लिए अपन इंटीग्रल कर सकते हैं और दाब के लिए आप ds को उधर डिवाइड में ले सकते हो कि p इक्वल्स df बाई ds, या अपन कह सकते हैं डिफरेंशियल ऑफ फोर्स ड्यू टू एरिया इज इक्वल सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। एक इक्वेशन ये आ गई, एक इक्वेशन ये आ गई इस संबंध से यूज़ करते हुए। तो ये अपने कंप्लीट हो जाता है आवेशित चालक की सतह पर बल, और साथ ही साथ हमने ज्ञात कर लिया दाब। आज अपना टॉपिक है विद्युत क्षेत्र के एकांक आयतन में ऊर्जा। विद्युत क्षेत्र के एकांक आयतन में ऊर्जा। ये अपना आज का टॉपिक रहेगा, विद्युत क्षेत्र के एकांक आयतन में ऊर्जा। इससे पहले अपन ने बल ज्ञात कर लिया था आवेशित चालक की सतह पर। अब अपन ज्ञात करने वाले हैं विद्युत क्षेत्र के एकांक आयतन में ऊर्जा। कैसे ज्ञात करेंगे देखते हैं। इससे पहले अपने जो टॉपिक पढ़ा था वो अपने को इसमें ध्यान में होना चाहिए, तभी ये वाला टॉपिक कंप्लीट हो पाएगा। विद्युत क्षेत्र के एकांक आयतन में ऊर्जा ज्ञात करने के लिए पहले अपने को एकांक नहीं, जितना आयतन अवेलेबल है उसमें ऊर्जा ज्ञात करनी है और फिर उसमें दिए गए आयतन का भाग दे देना है, या आप अगर अल्पांश वाइज ले रहे हो तो dv का भाग दे दिया जाएगा। तो इसका एक बार अपन कंसेप्ट ध्यान में कर लेते हैं कि विद्युत क्षेत्र के एकांक आयतन में ऊर्जा हम किस तरीके से ज्ञात करने वाले हैं। देखो, विद्युत क्षेत्र में अगर आप संचित ऊर्जा की, जैसे आप एकांक आयतन या कोई भी अपन कहते हैं वॉल्यूम वाइज आपने मैटर लिया है, उसमें ऊर्जा की बात करें तो ऊर्जा का यहाँ पे मतलब क्या है। देखो, मतलब इसमें इस तरीके से अपन निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने एक आवेशित गोलीय चालक मान लिया। अब इस गोलीय आवेशित चालक की सतह पर हम पहले से ही जानते हैं कि अगर ये आवेशित है तो इस पर बाहर की तरफ क्या लगेगा, बल लगेगा। पिछले वाले ही टॉपिक में हमने ज्ञात किया था कितना बल लगता है, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट या हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर करके बल लगता है। तो उस बल के विरुद्ध यदि इस जो भी अपना मैटर अवेलेबल है, जैसे गोला है या कोई भी आपके पास शेप है, उसका आप आयतन रिड्यूस करने की कोशिश कर रहे हो या कम करने की कोशिश कर रहे हो, कंप्रेस कर रहे हो उसको, तो ऐसे में कंप्रेस करने में जो आप वर्क कर रहे हो वही वर्क डन इसमें ऊर्जा के रूप में संचित होगा। जितना आयतन है उसमें फिर अपन उसमें एकांक आयतन के हिसाब से कंट्रीब्यूट कर लेंगे। तो मैंने ये बात करी, जैसे एक कोई आपने चालक सतह, जैसे मैंने चित्र में बताइए मान लिए, इसकी मैं आयतन में कमी करता हूँ। तो जैसे मान लो पहले इसकी त्रिज्या क्या है भाई, r अपन ने मान ली। अब dr करके मैं इसकी त्रिज्या कम करने की कोशिश करता हूँ, कंप्रेस करके। बाहर की तरफ जो बल लग रहा है प्रतिकर्षण, पीछे बात करी थी अपने, प्रत्येक अल्पांश के कारण प्रतिकर्षण का नेट बल जो बाहर की तरफ लग रहा है उसकी हम वापस यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो r त्रिज्या का ये जो आपके पास में गोलीय सरफेस है, आवेशित गोलीय सरफेस, इसकी त्रिज्या में dr से, ये r हो गया, ये पार्ट कितना है dr, इतनी मैं कम करने की कोशिश कर रहा हूँ। और इसमें जो बाह्य बल के विरुद्ध मैं कार्य करूँगा कंप्रेस करने में, वो ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। तो सबसे पहले तो मैं ये कहता हूँ भाई इसमें बल कितना लग रहा है, मान लो F बल है, ठीक है, और दाब P है, एरिया मैंने A मान लिया। तो अपन कहेंगे बल बराबर, देखो बल अपन पहले से ही जानते हैं, चालक सतह पर, आवेशित चालक सतह, सतह पर पहले दाब की बात कर लेते हैं। बल हमने पीछे ज्ञात किया था, इंटीग्रल करके बात करी थी। दाब अगर अपन मैं कहूँ तो अपन ने कहा था सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट या हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर करके अपने दाब की बात हुई थी। अब ये दाब है तो बल कितना लगेगा, तो बल सीधा सीधा है, तो बल क्या होगा, दाब इंटू क्षेत्रफल।
क्योंकि दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल, तो दाब इंटू क्षेत्रफल, क्षेत्रफल मान लो मैंने कह दिया ए। वैसे गोला है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल अपन जानते हैं कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। एरिया इजिकल्स 4 पाई आर स्क्वायर, तो एफ इजिकल्स पी हो गया आपने ये सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, ये अपने पास में बल आ जाता है। चलो मैं ऐसा करता हूँ, इसको इक्वेशन 1 दे देता हूँ, इसको आपने 2, इसको 3 और इसको 4 दे दिया जैसे। और 4 में अपन ने किन किन का यूज किया, 1 2 3 का समीकरण 1 2 3। एक सेकेंड, ये अपन यहाँ लिख लेते हैं समीकरण 2। ये वैसे फॉर्मेलिटी है, एफ इजिकल्स अपने पास आ जाता है पी इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, फिर समीकरण 1 से अपन ने कह दिया पी इजिकल्स पी, क्या समीकरण 1 का तो यूज कर रहे हैं, एफ इजिकल्स ये वाला यूज कर लेता हूँ मैं, सिग्मा स्क्वायर कोई भी यूज कर लो, ये वाला 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, ये आ गया एक तरीके से अपने पास। अब अपने को डी डब्ल्यू निकालना है। डी डब्ल्यू मतलब मैं अल्प संपीड़ित कर रहा हूँ, तो अल्प संपीड़न में किया गया अल्प कार्य या अल्प विस्थापित करने में किया गया कार्य, अल्प संपीड़न डी आर से में किया गया अल्प कार्य कितना हो जाएगा, डी डब्ल्यू मैंने मान लिया। देखो वर्क का सूत्र होता है एफ डॉट डिस्प्लेसमेंट, अपने यहाँ डिस्प्लेसमेंट डी आर है तो एफ डॉट डी आर हो जाएगा, तो एफ डी आर। वापस यूज द इक्वेशन 4, समीकरण 4 का यूज कर रहे हैं, तो डी डब्ल्यू इक्वल्स सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई आर स्क्वायर डी आर, ये चल रहा है। यहाँ अगर अपन देखें तो 4 पाई आर स्क्वायर डी आर जो है, 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर, ये वो संपीड़ित आयतन है जिसको मैं डी वी से शो कर रहा हूँ। जैसे इसका आयतन v है, उसमें से डी वी आयतन मैंने कंप्रेस कर दिया, तो v माइनस डी वी बचा। संपीड़ित किया गया आयतन डी वी बराबर 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। तो पुनः वापस डी डब्ल्यू की बात कर लेते हैं, इसको समीकरण दे दिया मैंने 5, समीकरण 5 से, तो डी डब्ल्यू इजिकल्स सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट डी वी। ये तो डी वी आयतन से संपीड़ित करने में संचित ऊर्जा या कार्य है, यही कार्य ऊर्जा है। तो और अब अपन बात करें पूरे आयतन की, तो आप इंटीग्रल कर दो, अगर आपको डब्ल्यू ज्ञात करना है तो इंटीग्रल, लेकिन मुझे ज्ञात करना है एकांक आयतन में ऊर्जा, तो मैं कहूँगा अब एकांक आयतन में ऊर्जा से संचित ऊर्जा, तो अपने को डीवी से डिवाइड करना पड़ जाएगा, डी डब्ल्यू इक्वल्स डी डब्ल्यू बाई डी वी इज इक्वल्स सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो एक तरीके से एकांक आयतन में संचित ऊर्जा कितनी आ गई, दाब के बराबर ही आ गई, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इसको मैं यू से डिनोट कर देता हूँ, जैसे यू से डिनोट कर दिया, तो अपने पास में एकांक आयतन की ऊर्जा यू कितनी निकल के आई, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट या हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ये लो तो ये भी आ जाएगा ये वाला। तो ये होता है अपने विद्युत क्षेत्र के एकांक आयतन में संचित ऊर्जा। कोई दिक्कत नहीं, वापस एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ क्या क्या अपन ने इसमें किया है। देखो सबसे पहले हमने क्या किया, एक आवेशित सतह मान ली, जैसे मैंने गोलीय सतह मान ली, कोई भी मानी जा सकती है। तो आवेशित सतह जो r त्रिज्या का एक गोला है, उस पर अपन कह रहे हैं बाहर की तरफ बल लग रहा है, विद्युत बल, और उस बल के बारे में बात करें तो वो होगा दाब इंटू क्षेत्रफल। दाब हमने पीछे वाले में बल और दाब दोनों ज्ञात किया था, सिग्मा स्क्वायर 2 एप्सिलॉन नॉट, वो मैं इसमें यूज कर लेता हूँ। तो दाब की जगह यूज हो गया सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और एरिया हमने ले लिया इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है 4 पाई आर स्क्वायर, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। उसके बाद हमने बात करी अल्प संपीड़न, यानी इस गोले को डी आर से संपीड़ित किया जाता है बाह्य बल एफ के विरुद्ध, बाह्य विद्युत बल एफ के विरुद्ध।
अल्प संपीड़न dr में किया गया कार्य उस बल के विरुद्ध किया गया कार्य, तो बल के विरुद्ध किया गया कार्य हो गया बल इंटू विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट पर अल्प दिया dr, तो अल्प कार्य हो गया dw बराबर f dr फॉर कंप्रेशन टू dr। समीकरण 4 से अपन ने यूज़ कर लिया इसमें f की वैल्यू, तो सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 4 पाई आर स्क्वायर dr, 4 पाई आर स्क्वायर dr एक तरीके से कंप्रेशन हो गया, और उस कंप्रेशन को हमने dv से नाम दे दिया कि भाई dv आयतन हमने संपीड़ित कर दिया या आयतन में dv कमी कर दी, तो dv इक्वल्स 4 पाई आर स्क्वायर dr यूज़ करते ही आ जाता है dv, और हमें एकांक आयतन चाहिए तो dv इधर आपने ले लिया और हो गया dw बाई dv। ये हो गई अपने विद्युत क्षेत्र की एकांक आयतन में संचित ऊर्जा, जो कितनी आ गई u से डिनोट कर दिया सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर dw बाई dv। ये हो गया आपने कंप्लीट। तो नेक्स्ट टॉपिक अपना है साबुन के आवेशित बुलबुले का संतुलन। वैसे अपन 11th क्लास में साबुन के बुलबुले के दाब आधिक्य के बारे में पढ़ चुके हैं कि साबुन के बुलबुले के लिए दाब आधिक्य P एक्सिस इज इक्वल्स 4T अपॉन R। 2T अपॉन R होता है पानी की बूंद का, क्योंकि उसमें एक मुक्त पृष्ठ होता है, और साबुन के बुलबुले में 2 मुक्त पृष्ठ होते हैं, बाहर का अंदर का, इसलिए वहाँ पे अपन लेते हैं 4T अपॉन R। ऐसा अपन ने 11th में पढ़ा हुआ है। लेकिन ये अपन ने पढ़ा हुआ है जब साबुन के बुलबुले के लिए दाब अधिक बात की जाए, जब वो आवेशित ना हो। अब अपन 12th में आवेश के बारे में पढ़ चुके हैं, तो अपन पढ़ेंगे यहाँ पे आवेशित हो जाए तो क्या चेंज आएगा। तो अपन ये कहते हैं कि जब साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो अपने को पता है आवेशित सतह पर बाहर की तरफ क्या लगेगा, बल लगेगा, हमने पीछे बताया था, और दाब लगेगा। दाब कितना, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट या हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर के बराबर। तो वो जो आप दाब कह रहे हो वो आवेशन के कारण लगेगा। तो एक दाब तो ये हो गया पृष्ठ तनाव के कारण दाब आधिक्य, तो ये टी जो है आपका ये पृष्ठ तनाव है, आर बुलबुले की त्रिज्या रहेगी, तो पृष्ठ तनाव 4T करके हो गया और त्रिज्या हो गई। अब अपन बात करें यहाँ पे आवेशित किया जाए, यदि बुलबुला आवेशित है तो, या उसे आवेशित किया जाए बुलबुले के संतुलन के लिए यह आवश्यक है कि पृष्ठ तनाव के कारण दाब व वैद्युत दाब परस्पर संतुलित या इक्वल रहे, अर्थात 4T अपॉन R इज इक्वल्स, अपन ने अभी पढ़ा था, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट या हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर भी लिया जा सकेगा इसमें। तो अब ये अपने पास में इक्वेशन आ जाती है। तो साबुन के आवेशित बुलबुले का संतुलन इस तरीके से किया जा सकता है। यहाँ आपने देखो जो न्यूमेरिकल्स बनते हैं उन न्यूमेरिकल्स में अपन टी, सिग्मा, आर वगैरह इसी फॉर्मूले से ज्ञात कर सकते हैं। जैसे आपको सिग्मा ज्ञात करना है, टी ज्ञात करना है या आर ज्ञात करना है, आप उसके लिए इसको सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो मैं आर ज्ञात कर रहा हूँ इससे, तो आर बराबर क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा आपके 8T एप्सिलॉन नॉट अपॉन सिग्मा स्क्वायर, या आप इसी से ही निकालना चाहते हैं T, तो ये आ जाएगा आपके सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो चल ही रहा है, R/4 यहाँ एक और इंटू में आ जाएगा, तो T आ जाता है अपने सिग्मा स्क्वायर R अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ लिख देता हूँ। अब अगर आपको इसमें सिग्मा ज्ञात करना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, सिग्मा ज्ञात करने के लिए अपन यहाँ बोल देंगे 8T एप्सिलॉन नॉट अपॉन आर का रूट ऑफ या पावर हाफ बोल दी जाएगी। तो ये अपने सिग्मा आ जाता है, सरफेस टेंशन आ जाता है और रेडियस आर आ जाता है। एक बार अपन इसको फिर से समझ लेते हैं।
साबुन के आवेशित बुलबुले के संतुलन की यहाँ बात की जा रही है। संतुलन का मतलब हो गया एक तरीके से जब किसी साबुन के बुलबुले जिसमें अपन कहते हैं दाब आधिक्य 40/R, दाब आधिक्य का मतलब है वायुमंडलीय दाब और साबुन के बुलबुले के अंदर दाब, इनमें कितना डिफरेंस पड़ रहा है। तो अपन कहते हैं साबुन के बुलबुले के अंदर जो दाब है, ये साबुन का बुलबुला है, ये बाहर 1 atm प्रेशर है जो वायुमंडलीय दाब है, तो अंदर जो दाब है वो है 1 atm से ज़्यादा। कितना ज़्यादा? जितना इसका दाब आधिक्य 40/R ज़्यादा है। तो इसको संतुलित कौन कर रहा है? यही पृष्ठ तनाव संतुलित कर रहा है। लेकिन जब आवेशित नहीं है तब, लेकिन जब इसे आवेशित किया जाता है तो हमने कहा था कि इसमें बाहर की तरफ क्या लगेगा? बल लगेगा, जिसके कारण बुलबुले का साइज़ इंक्रीज होगा। तो ऐसे में अपन कहते हैं साइज़ इंक्रीज एक हद तक होगा जब तक कि पृष्ठ तनाव इसको संतुलित कर सके, अदरवाइज वो एक स्थिति ऐसी आएगी कि फूट जाएगा। तो फूटने से पहले पहले अपन संतुलन की अगर बात करें तो हम कहेंगे कि ये जो दाब आधिक्य है ये इस विद्युत दाब के बराबर होना चाहिए, अन्यथा जब अपन कहते हैं ये विद्युत दाब इससे ज़्यादा हो जाएगा वगैरह या नॉट इक्वल टू की कंडीशन होगी तो ये फूट जाएगा। तो समझ में आ गया होगा। तो आवेशित बुलबुले के संतुलन के लिए क्या जरूरी है? आवेशित बुलबुले के संतुलन के लिए जरूरी है कि एक तो पृष्ठ तनाव के कारण दाब जो 40/R है, और एक अपन कह रहे हैं विद्युत दाब जो σ²/2ε0 है, ये एक दूसरे के कैसे होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। क्योंकि जब 40/R के बनिस्बत σ²/2ε मान ज़्यादा हो जाएगा तो हम कहेंगे पृष्ठ तनाव इसको संतुलित नहीं कर पाएगा और बुलबुला फूट जाएगा। तो संतुलन के लिए ये शर्त अनिवार्य है। तो अपने को सिर्फ इतना ही याद रखना है संतुलन के लिए, बाकी सब कुछ अपने को अपने आप आ जाएगा। ये ट्रांसपोज वगैरह करने में आपको ऐसे किसी को भी कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। और न्यूमेरिकल यदि पूछा जाता है तो इन 3 के अलावा वैसे भी नहीं पूछेंगे, जैसे इनकी वैल्यूज़ दे दी और ये पूछ लिया, जैसे R पूछा इनकी वैल्यू दे दी वगैरह वगैरह। तो आप इनको याद नहीं रखें डायरेक्ट, केवल इस चीज़ को याद रखो, इससे ये अपने आप आ जाएगी। तो मेमोराइज करने की थिंग एक ही है कि पृष्ठ तनाव के कारण दाब और विद्युत दाब 40/R एंड σ²/2ε0 विल बी ईच अदर। जैसे अपन कह रहे दोनों ही आपस में क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। 40/R एंड σ²/2ε0 इक्वल होने चाहिए। तो ये होता है अपने साबुन के आवेशित बुलबुले का संतुलन, और इसी के साथ अपना चैप्टर 2 कंप्लीट हो जाता है। दैट्स ऑल।